लंदन की वह ठंडी सुबह थी। बेकर स्ट्रीट के 221 बी में आग की गर्माहट कमरे को सुकून दे रही थी। मैं डॉ जॉन वॉटसन अपने पुराने मित्र शर्लॉक होम्स के सामने बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। बाहर घना कोहरा छाया था और सड़क पर हल्की बर्फ की फुहारें गिर रही थीं। होम्स हमेशा की तरह अपने विचारों में डूबा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने पाइप से धुएं के छल्ले उड़ाते हुए छत की ओर देख रहा था। उसकी शांति में एक तूफान छिपा था, यह मैं अच्छी तरह जानता था। तभी दरवाजे पर एक धीमी लेकिन घबराहट भरी दस्तक हुई। वॉटसन, कृपया दरवाजा खोलिए, होम्स ने बिना आंखें खोले कहा। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में भय और थकान का मिश्रण था। उसका कोट भीग चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। क्या क्या यह मिस्टर शर्लॉक होम्स का निवास है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जी हाँ, मैंने कहा और उसे अंदर आने का इशारा किया। वह आग के पास बैठा और बोला, मेरा नाम एडवर्ड बामर है। मैं ससेक्स से आया हूं। मेरी बहन एलिस कल रात अचानक गायब हो गई है। गायब? होम्स ने आंखें खोलते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक तीखी जिज्ञासा थी। कृपया विस्तार से बताइए। एडवर्ड ने गहरी सांस ली और शुरू किया। हम ससेक्स के एक पुराने कॉटेज में रहते हैं। एलिस पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। रातों को जागना, खिड़की के पास किसी से बातें करना, डरावने सपने देखना। मैंने सोचा शायद वह मानसिक तनाव में है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। कल रात जब मैं घर लौटा तो दरवाजा खुला था। घर खाली था। एलिस के कमरे की खिड़की खुली थी और मेज पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं उसकी हूं, मुझे मत ढूंढना। होम्स ने अपनी पाइप नीचे रख दी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब दिखती थी जब वह किसी गहरे रहस्य की गंध पकड़ लेता था। यह कोई साधारण मामला नहीं मिस्टर बामर। क्या आपने पुलिस को सूचित किया? नहीं, एडवर्ड ने कहा। मैं डर गया था कि वे इसे पागलपन का मामला समझेंगे, लेकिन मैं जानता हूं एलिस किसी के संपर्क में थी, किसी अजनबी के जो सिर्फ रात को आता था। होम्स थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक बोला, वॉटसन, यह मामला दिलचस्प है। इसमें रहस्य है, भावनाएं हैं और शायद खतरा भी। मैंने उसकी आंखों में वह जुनून देखा जो हर बड़े केस की शुरुआत में उभरता था। हम ससेक्स जाएंगे मिस्टर बामर, आज ही। एडवर्ड की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। जब भी होम्स खतरा शब्द का इस्तेमाल करता था, मामला कभी साधारण नहीं रहता था। उसी दोपहर हम ट्रेन से सेक्स रवाना हुए। स्टेशन पर कोहरा गहरा था और लोग धुंध में छाए हुए भूत से लग रहे थे। होम्स शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह पहले ही किसी सुराग पर काम कर रहा हो। वॉटसन, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लोग गायब होने को सिर्फ शारीरिक रूप से देखते हैं, लेकिन कुछ गायबियां मन की होती हैं और कुछ योजनाबद्ध। मैंने उसकी बात का अर्थ पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसे टोकना ठीक नहीं लगा। ससेक्स पहुंचकर एडवर्ड हमें अपने कॉटेज ले गया। यह एक पुराना ईंटों से बना 2 मंजिला घर था जो एक सुनसान पहाड़ी के किनारे खड़ा था। आसपास घना जंगल और एक सूनी सड़क थी। हवा में नमी और सन्नाटे का अजीब मिश्रण था। यह रहा एलिस का कमरा, एडवर्ड ने कहा। होम्स ने कमरे में कदम रखा और तुरंत हर कोने को अपनी तीक्ष्ण नजरों से परखने लगा। खिड़की आधी खुली थी। मेज पर वह नोट अब भी पड़ा था। होम्स ने दस्ताने पहनकर उसे उठाया और ध्यान से पढ़ा। मैं उसकी हूं, मुझे मत ढूंढना, ये महिला की लिखावट है, उसने कहा। लेकिन उसकी, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसने खिड़की की ओर जाकर बाहर देखा। नीचे कीचड़ में हल्के निशान हैं। कोई रात में यहां आया था। पैरों के निशान बाएं से आते हैं, दाएं को जाते हैं, लेकिन लौटते नहीं। इसका मतलब एलिस किसी के साथ गई या किसी ने उसे ले जाया? मैंने पूछा। बिना जबरदस्ती के, होम्स ने कहा। यह और भी खतरनाक है। तभी वह झुका और खिड़की के कोने से एक छोटा सा धातु का टुकड़ा उठाया। यह क्या है? एडवर्ड ने पूछा। एक धातु की पत्ती, होम्स ने कहा। शायद किसी प्रतीक का हिस्सा। यह ज्वेलरी नहीं, कुछ और है। शाम ढल रही थी। घर में हल्की हलचल हुई और पास के पुराने चर्च का घंटा 6 बजे का संकेत देने लगा। एडवर्ड,
होम्स ने पूछा। क्या एलिस ने कभी किसी गुप्त समूह या सोसाइटी की बात की थी? एडवर्ड चौंका। हाँ, कुछ महीने पहले वह नाइट्स ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट नामक किसी समूह की किताब पढ़ रही थी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ कल्पना समझा। होम्स की भौहें उठीं। वॉटसन, हमें उस किताब की तलाश करनी होगी। मुझे लगता है एलिस ने जो दुनिया चुनी वह सिर्फ कल्पना नहीं थी, यह एक जाल था जिसमें वह उलझ गई। एडवर्ड का कॉटेज बाहर से जितना शांत लगता था, भीतर से उतना ही रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, ज्यादातर जंगलों और जंगली पक्षियों की। कमरों में भारी लकड़ी का फर्नीचर, पुरानी अलमारियां और रेक्सन से मड़े सोफे थे। सब कुछ किसी पुराने जमाने की याद दिलाता था, जैसे यह घर समय में ठहर गया हो। यह घर मेरे दादा ने बनवाया था, एडवर्ड ने कहा। मैं यहीं बड़ा हुआ। आप क्या करते हैं? मैंने पूछा। मैं एक स्वतंत्र लेखक और इतिहासकार हूं, उसने जवाब दिया। खासकर प्राचीन गुप्त समूहों, सोसाइटीज और ब्रिटिश लोक कथाओं पर लिखता हूं। होम्स की आंखें चमकीं। तो आप नाइट्स ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट जैसे समूहों के बारे में जानते होंगे? कुछ हद तक, एडवर्ड ने कहा। यह एक काल्पनिक गुट माना जाता है जो मध्य युगीन जर्मनी में था, लेकिन मुझे संदेह है कि उनके कुछ अनुयायी आज भी गुप्त रूप से सक्रिय हो सकते हैं। हम एलिस के कमरे में थे। होम्स हर चीज को अपनी तीक्ष्ण नजरों से परख रहा था। उसने अलमारी, बिस्तर और मेज की दराजें खंगाली। तभी उसने एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली। नाइट्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट, मिथ्स एंड रियलिटी। इसके पन्ने पुराने थे, किनारे मुड़े हुए और कुछ पन्नों पर एलिस ने निशान बनाए थे। होम्स ने एक पेज पर उंगली रखी। उसमें एक त्रिकोण का प्रतीक था जिसके केंद्र में एक आंख और नीचे दो पंख बने थे। यह वही प्रतीक है जो खिड़की से मिला था, उसने कहा। लेकिन यह किताब तो सार्वजनिक है, मैंने कहा। कोई भी इसे पढ़ सकता है। बिल्कुल, वॉटसन, होम्स ने जवाब दिया। लेकिन हर पाठक किताब को सिर्फ पढ़ता है। जो इसे जीने लगता है वही असली खतरा होता है, एडवर्ड ने कहा। एलिस इस किताब से बहुत प्रभावित थी। वह कहती थी कि सपनों में कोई उसे बुलाता है। मैंने सोचा वह सिर्फ कल्पना कर रही है। होम्स ने किताब के पन्ने पलटे। आखिरी पेज पर कुछ शब्द काटे गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ मिटाया हो। यहां कुछ छिपाया गया है, उसने कहा। और जब ज्ञान छिपाया जाता है तो कारण दो ही होते हैं, या तो वह खतरनाक है या किसी के लिए अमूल्य। हमने एलिस की अलमारी से एक छोटी डायरी भी निकाली। उसमें अजीब वाक्य लिखे थे। 13वीं रात उसने फिर बुलाया। मैं तैयार हूं। त्रिकोण के पीछे द्वार है। होम्स शांत था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह किसी गहरी साजिश की परतें खोल चुका था। एडवर्ड, उसने कहा, आपका यह घर सिर्फ एक निवास नहीं, यह एक रहस्य का केंद्र है। और हो सकता है एलिस ने जो द्वार देखा वह सचमुच कहीं खुलता हो। उस रात हम कॉटेज में रुके। बाहर हवा की सरसराहट और पेड़ों की चरमराहट में कुछ अस्वाभाविक सा था। सन्नाटे में मुझे लगा जैसे कोई दूर से हमें देख रहा हो। डाइनिंग रूम में हम एडवर्ड के साथ बैठे थे। दीवार पर लगी पीली घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। टेबल पर गर्म सूप, उबले आलू और स्टीम्ड मटन था। साथ में रेड वाइन का गिलास, जो एडवर्ड ने अपने पुराने तहखाने से निकाला था। होम्स शांत था। वह धीरे धीरे सूप पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और विचार में डूबी थीं। मैं जानता था, उसका दिमाग इस वक्त घटनाओं को जोड़ रहा था। मैंने चुप्पी तोड़ी। होम्स, तुम्हें क्या लगता है, एलिस कैसे गायब हुई? वह चुप रहा, फिर बोला। वॉटसन, उत्तर अभी अधूरा है, लेकिन एक बात तय है, यह कोई अचानक की घटना नहीं, यह योजनाबद्ध थी। और सबसे दिलचस्प बात, एलिस ने आंशिक रूप से स्वीकार किया था। तुम्हारा मतलब वह अपनी मर्जी से गई? मैंने हैरानी से पूछा। शायद, होम्स ने कहा, लेकिन यह मर्जी शायद उसकी अपनी नहीं थी। यह किसी मानसिक प्रभाव, विश्वास या डर का परिणाम हो सकता है। कोई ठोस सुराग? मैंने पूछा। होम्स की आंखों में चमक आई। वह धातु की पत्ती, वॉटसन। मैंने उस पर यूवी टॉर्च डाली थी। उसमें एक कोड अंकित है, BF 13NW। BF यानी ब्लैक फॉरेस्ट 13, शायद उस 13वीं रात का संकेत। NW अभी समझ नहीं आया, शायद कोई दिशा, स्थान या कोड। लेकिन यह किसी संगठन की योजना का हिस्सा है।
मैं उसकी बुद्धि पर फिर से चकित था। एक छोटे से टुकड़े से वह इतना कुछ निकाल चुका था। तुम हर बार छोटे से सुराग से इतना बड़ा अर्थ कैसे निकाल लेते हो? मैंने पूछा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, हर चीज बोलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग सुनते नहीं। मेरी आदत है चीजों से बात करने की, और वे मुझे सच बता देती हैं। रात गहरा रही थी। डिनर खत्म हुआ और एडवर्ड अपने कमरे में चला गया। हम अपने बिस्तरों पर लेटे, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हल्की ठंडक थी। खिड़की से सर्द हवा पर्दों को हिला रही थी। मैं कंबल ओढ़े लेटा था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। बगल में होम्स शांत लेटा था। उसकी सांसें नियमित, चेहरा शांत, जैसे कोई बोझ ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। एक लड़की गायब है, एक रहस्यमयी गुट का संकेत है, और यह आदमी ऐसे सो रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एलिस का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। क्या वह अपनी मर्जी से गई थी? क्या उसे कोई ले गया? क्या वह जीवित थी या खतरे में थी? ये सवाल मेरे मन में हथौड़ों से बज रहे थे। घड़ी ने रात के 2 बजे का संकेत दिया। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ उल्लू की आवाज और पत्तों की सरसराहट। मैं समझ नहीं पा रहा था कि होम्स इतनी शांति से कैसे सो सकता है। धीरे धीरे मेरे विचार धीमे पड़े और थकान ने मुझे नींद की आगोश में ले लिया। जब मेरी आंख खुली, कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से सुबह की धूप की एक पतली किरण अंदर आ रही थी। घड़ी 8 बजा रही थी। होम्स उसी मुद्रा में लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। गुड मॉर्निंग, वॉटसन, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। तुम कब उठे? मैंने पूछा। काफी पहले, वह बोला। कभी कभी नींद से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वे विचार जो सपनों की जगह लेते हैं। मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बड़बड़ा रहा था, है ना? हाँ, होम्स ने कहा। एलिस गायब, कहाँ गई? यही सब। लेकिन सवाल जितने ज्यादा होंगे, उत्तर उतने ही गहरे होंगे। अब समय है उन्हें खोजने का। आज हम जंगल की तलाशी लेंगे। मेरी बेचैनी को एक दिशा मिल गई। एडवर्ड ने हमें गर्म ब्रेड, मक्खन और काली कॉफी परोसी। होम्स ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। आज हम उस दिशा में जाएंगे जहां एलिस को आखिरी बार देखा गया था, जंगल। मैंने अपनी कोट की जेब में एक छोटा पिस्तौल डाला और एडवर्ड से एक मजबूत टॉर्च ली। होम्स के हाथ में उसका मैग्नीफाइंग ग्लास और नोटबुक थी। जैसे ही हम कॉटेज से बाहर निकले, हवा में ठंडी नमी थी। जंगल पास ही था। पेड़ों की घनी छाया और सूखी पत्तियां किसी गुप्त संसार की झलक दे रही थीं। यह जंगल छोटा नहीं है, एडवर्ड ने कहा। लोग यहां कम आते हैं। कुछ पुरानी अफवाहें हैं, अजीब आवाजें, अंधेरे में दिखती आकृतियां। अफवाहें अक्सर हमारी कल्पना का रूप होती हैं, होम्स ने कहा। लेकिन इस बार शायद ये कल्पना नहीं। हम धीरे धीरे जंगल में बढ़े। होम्स हर कदम पर जमीन, पेड़ों के तने और टूटी शाखाओं को गौर से देख रहा था। कुछ दूरी पर एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखा, शायद कोई प्राचीन उपासना स्थल। उस पर काई जमी थी और कुछ प्रतीक खुदे थे। होम्स अचानक रुक गया। ये देखो, उसने जमीन की ओर इशारा किया। वहां धंसी हुई मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे। वह झुका और बोला, ये निशान 2 दिन पुराने हैं, और ये अब। उसने मिट्टी से नीले रंग का महीन पाउडर उठाया। ये क्या हो सकता है? मैंने पूछा। संभवतः कोई रासायनिक तत्व, होम्स ने कहा। एलिस की किताब में जिन रस्मों का जिक्र था, उनमें ऐसे रंगों का प्रयोग होता है। ये इत्तेफाक नहीं। तभी हमें एक पेड़ पर लटका रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिखा, गहरा नीला, सुनहरे धागों से सजा। उस पर लिखा था, लिब्राचियो पर टेनेब्रास, लैटिन में अंधकार से मुक्ति। यह बहुत गहरा संकेत है। होम्स की आवाज गंभीर हो गई। यह मामला अब सिर्फ एक लड़की के गायब होने का नहीं, वॉटसन, ये एक अंधे पंथ का मामला है। हम आगे बढ़े। पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। नमी की गंध, पत्तियों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की चीख जंगल को और डरावना बना रही थी। यह जगह कुछ छुपा रही है, होम्स ने कहा, लेकिन बहुत चालाकी से। लगभग आधा घंटा चलने के बाद होम्स की नजर एक झाड़ी में अटके कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। वह पुराना, धूल और नमी से भरा था, हल्का बैंगनी, सुनहरे किनारे वाला। यह सामान्य कपड़ा नहीं, होम्स ने बुदबुदाया।
ये सिल्क का मिश्रण है, शायद किसी रस्मी पोशाक का हिस्सा। एलिस का? मैंने पूछा। संभव है, होम्स ने कहा, या उसे जबरन पहनाया गया हो, रस्मों के लिए। उसने कपड़े को सावधानी से जेब में रखा। हम और आगे बढ़े, लेकिन रास्ता संकरा होता गया। पेड़ एक दूसरे से इतने सटे थे कि जंगल अब एक अंधेरे भूल भुलैया सा लग रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर रही थी। यह सिर्फ एक लड़की की तलाश नहीं थी। हम किसी गहरे अंधेरे रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे, और मुझे डर था कि इसके पीछे जो सच्चाई थी वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। 8 अगस्त 2025 की वह सांझ मेरे लिए कभी न भूलने वाली थी। ससेक्स के उस पुराने खंडहर नुमा गिरजाघर की भारी हवा में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। शर्लॉक होम्स के साथ मैंने कई रहस्य सुलझाए थे, लेकिन इस बार का मामला कुछ और ही था। एक गायब लड़की, एक गुप्त पंथ, और एक ऐसी साजिश जो हर कदम पर और गहरी और डरावनी होती जा रही थी। मेरे मन में एलिस की तस्वीर थी, उसकी डायरी के वे शब्द, पूर्णिमा की रात छाया जागेगी, जो अब मेरे कानों में किसी भयानक भविष्यवाणी सी गूंज रहे थे। होम्स की तीक्ष्ण नजरें और उसकी अटल एकाग्रता ही मेरे लिए एकमात्र सहारा थीं। हम उस वीरान गिरजाघर के अंदर खड़े थे। दीवारों पर समय की मार थी। कहीं ईंटें झड़ रही थीं, कहीं लताएं सांप सी लिपटी थीं। फर्श पर बिखरी राख और जली लकड़ी के टुकड़े किसी हालिया अनुष्ठान की गवाही दे रहे थे। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक, वही त्रिकोण, आंख और पंख, हमारी आंखों को चुभ रहे थे। ये वही चिन्ह थे जो हमने एलिस की डायरी और उस धातु की पत्ती पर देखे थे। यह जगह कुछ छुपा रही है, वॉटसन, होम्स ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी सतर्कता थी। ये प्रतीक, यह राग, ये सब किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी का हिस्सा है। क्या तुम्हें लगता है एलिस को यहीं लाया गया? मैंने पूछा, मेरी आवाज में बेचैनी साफ थी। मुमकिन है, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन हमें और गहराई में जाना होगा। वह फर्श की ओर झुका और अपनी उंगलियों से राख को छुआ। यह ताजा है, उसने बुदबुदाया, 2 शायद 3 दिन पुरानी, और यह गंध। उसने राख को सूंघा। गंधक और कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण। यह कोई साधारण आग नहीं थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। गिरजाघर का गलियारा लंबा और अंधेरा था, जो एक पुराने वेदी की ओर जाता था। वेदी पर एक मोटा काला कपड़ा पड़ा था, जिसके किनारों पर सुनहरे धागों से कुछ लिखा था। होम्स ने उसे सावधानी से उठाया। नीचे एक पत्थर की सतह थी, जिस पर गहरे खांचे बने थे, जैसे खून या किसी तरल पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए। ये ये क्या है? मैंने सिहरते हुए पूछा। एक बलिवेदी, होम्स ने ठंडी आवाज में कहा, या कम से कम वे ऐसा विश्वास करते हैं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो एलिस, क्या वे उसे? मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। नहीं वॉटसन, होम्स ने मेरी ओर देखा, अभी तक नहीं। ये खांचे सूखे हैं, कोई हालिया बलिदान नहीं हुआ, लेकिन समय कम है। पूर्णिमा की रात, यानी कल रात, हमें जल्दी करना होगा। तभी मेरी नजर वेदी के पास एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पटी, जो दीवार में लगभग अदृश्य सा था। होम्स, वह देखो, मैंने इशारा किया। होम्स तुरंत उस ओर बढ़ा। दरवाजा पुराना था, लेकिन उसका ताला नया और चमकदार था। किसी ने इसे हाल में बदला है, उसने कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और ताले को खोलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में एक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। भीतर एक संकरी अंधेरी सीढ़ी थी, जो नीचे की ओर जा रही थी। हवा में बासीपन और नमी की गंध थी। यह क्या जगह है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद वह मंदिर की छाया, होम्स ने कहा। एलिस की डायरी में इसका जिक्र था। तैयार रहो, वॉटसन। मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और टॉर्च जलाई। होम्स ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास जेब में रखा और एक छोटा चाकू हाथ में लिया। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे। नीचे एक छोटा गोलाकार कक्ष था। दीवारों पर फिर वही प्रतीक उकेरे थे, और बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कुछ सूखे फूल और मोमबत्तियों के अवशेष बिखरे थे। यह जगह, मैंने रुकते हुए कहा, यह किसी गुप्त अनुष्ठान की जगह है। होम्स ने चबूतरे के पास झुककर फर्श की जांच की। यहां हाल में लोग आए थे, उसने कहा। पैरों के निशान, कम से कम 3 लोग। एक के जूते भारी हैं, शायद पुरुष। दूसरा हल्का, शायद एलिस। और तीसरा
अजीब है। ये निशान छोटे हैं लेकिन गहरे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा लाल मखमली कपड़ा था, वही जो हमने एलिस के कमरे में देखा था। मैंने उसे उठाया। इसके नीचे एक चांदी की अंगूठी थी जिस पर एक छोटा त्रिकोण उकेरा था। यह एलिस की है, मैंने कहा। वह यहां थी। होम्स ने अंगूठी को ध्यान से देखा। हाँ, लेकिन वह अब यहां नहीं है। यह अंगूठी जानबूझकर छोड़ी गई है, एक संदेश के रूप में। संदेश? मैंने हैरानी से पूछा। या तो वे चाहते हैं कि हम उनकी तलाश करें, होम्स ने कहा, या वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। तभी ऊपर से एक हल्की चरमराहट की आवाज आई। मेरी सांसें थम गईं। होम्स, मैंने फुसफुसाया। शांत, उसने इशारा किया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और फर्श पर कुछ बूंदें छिड़क दीं। ये गंधक का तेज घोल है, उसने कहा। अगर कोई पास आएगा तो हमें गंध से पता चल जाएगा। हम सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया और मेरी टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लगी। होम्स, मैंने घबराते हुए कहा। शांत रहो, वॉटसन। उसकी आवाज में अब भी वही आत्मविश्वास था। उसने अपनी जेब से एक छोटी माचिस निकाली और उसे जलाया। रोशनी में मैंने देखा दरवाजे के पास कोई नहीं था, लेकिन बाहर से एक भारी चीज रख दी गई थी। हम फंस गए हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज में डर साफ था। फंसे नहीं, वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित? मैंने हैरानी से पूछा। जो कोई भी हमें यहां बंद करना चाहता है, वह चाहता है कि हम रुकें। लेकिन मैं खेल को उनके नियमों से नहीं खेलता। उसने दीवार की जांच शुरू की। हर गुप्त कमरे में एक दूसरा रास्ता होता है। इसे ढूंढो। हमने दीवारों को टटोला। मिनट बीतते गए और मेरे मन में डर बढ़ता गया। तभी होम्स की उंगलियां एक डीली ईंट पर रुकीं। उसने उसे दबाया और एक छोटा सा पैनल खुल गया। इसके पीछे एक संकरी सुरंग थी। यह रहा रास्ता, होम्स ने कहा। जल्दी, वॉटसन। हम सुरंग में घुसे। ये इतनी तंग थी कि हमें झुककर चलना पड़ा। हवा में सड़ान थी और दीवारें नम थीं। कुछ मिनट बाद सुरंग एक खुले मैदान में खुली। हम बाहर निकले। आसपास जंगल था और दूर गिरजाघर की छाया दिख रही थी। हम कहाँ हैं? मैंने पूछा, सांसें तेज थीं। गिरजाघर के पीछे, होम्स ने कहा। लेकिन देखो, उसने जमीन की ओर इशारा किया। वहां ताजा टायर के निशान थे। वे यहां से गए और शायद एलिस को ले गए। मैंने निराशा से कहा। हम देर कर चुके हैं, होम्स। नहीं, वॉटसन, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम अभी शुरुआत में हैं। ये टायर के निशान हमें अगले सुराग तक ले जाएंगे। और वह धातु का टुकड़ा, उसका रहस्य अब भी बाकी है। हम गांव लौटे। रात गहरा रही थी और पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। मेरे मन में एलिस की डायरी के शब्द गूंज रहे थे। छाया जागेगी। होम्स ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में रात बिताने का फैसला किया। वहां उसने सिंबल्स ऑफ द फॉरगॉटन ऑनर्डर्स को फिर से खंगाला। ये ऑनर्डर ऑफ साइलेंट लाइट, होम्स ने कहा, एक प्राचीन पंथ है जो मानता है कि कुछ आत्माएं चुनी हुई होती हैं। वे इन आत्माओं को जागृत करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, अंधकार और पीड़ा के जरिए। तो एलिस, मैंने रुकते हुए कहा। वे उसे ऐसी ही आत्मा मानते हैं, होम्स ने कहा। लेकिन यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं। इस पंथ के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। वह सांवला आदमी जिसका जिक्र दुकानदार ने किया। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। एडवर्ड अंदर आया। उसका चेहरा पीला था। होम्स, वॉटसन, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे कुछ याद आया। एलिस ने एक बार कहा था कि एलन उसे प्रकाश के द्वार तक ले जाएगा। और उसने एक जगह का जिक्र किया, काला तालाब। काला तालाब? होम्स की आंखें सिकुड़ी। ये कहाँ है? जंगल की दूसरी ओर, एडवर्ड ने कहा। एक पुरानी सुनसान जगह। लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। होम्स ने तुरंत अपनी कोट उठाई। वॉटसन, तैयार हो जाओ। हम रात में ही निकलेंगे। रात में? मैंने हैरानी से पूछा। यह खतरनाक नहीं होगा? खतरा हमेशा से हमारा साथ ही रहा है, वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बार हम समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। काला तालाब। रात के 11 बजे हम जंगल के रास्ते काले तालाब की ओर बढ़ रहे थे। चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी।
हवा में एक ठंडी सिहरन थी। एडवर्ड हमारे साथ था, लेकिन उसकी चाल में हिचकिचाहट थी। होम्स, मैंने फुसफुसाया, अगर यह पंथ इतना खतरनाक है तो क्या हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए? पुलिस? होम्स ने हल्के से हंसा। वे इन चिन्हों और प्रतीकों को समझने में हफ्ते लगा देंगे, और तब तक एलिस के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ देर बाद हम एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने एक गहरा काला तालाब था, जिसका पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। तालाब के किनारे कुछ लोग खड़े थे, काले लबादों में, उनके चेहरों पर नकाब, उनके हाथों में जलती मशालें थीं। वह देखो, मैंने फुसफुसाया। होम्स ने इशारे से हमें झुकने को कहा। हम झाड़ियों के पीछे छिप गए। तालाब के बीच में एक छोटा सा मंच था, और वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद पोशाक में, उसका चेहरा पीला और आंखें बंद। एलिस, एडवर्ड ने धीरे से कहा, लेकिन होम्स ने उसे चुप कराया। एक लंबा सांवला आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। आज की रात, उसने कहा, प्रकाश का द्वार खुलेगा, चुनी हुई आत्मा जागेगी। मैंने होम्स की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी थीं, जैसे वह हर शब्द को नाप रहा हो। वॉटसन, उसने फुसफुसाया, तैयार रहो, हमें हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन वे कई हैं, मैंने कहा, और हम सिर्फ 3। संख्या मायने नहीं रखती, वॉटसन, होम्स ने कहा। सही समय पर सही कदम उठाना मायने रखता है। तभी सांवले आदमी ने एक चाकू उठाया और एलिस की ओर बढ़ा। मेरा दिल जोर से धड़का। होम्स, अब, मैंने कहा। होम्स ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा धुआं बम निकाला और उसे तालाब की ओर फेंका। धुआं फैलने लगा और पंथ के लोग घबरा गए। होम्स दौड़ा और मंच पर चढ़ गया। उसने सांवले आदमी को एक जोरदार मुक्का मारा और चाकू छीन लिया। मैं और एडवर्ड भी दौड़े। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में गोली चलाई। रुको, मैंने चिल्लाया, कोई हिलेगा तो गोली मार दूंगा। पंथ के लोग रुक गए। होम्स ने एलिस को मंच से उतारा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, जैसे वह किसी गहरे ट्रांस में हो। एलिस, एडवर्ड ने उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं जागी। वह नशे में है, होम्स ने कहा। शायद कोई जड़ी बूटी दी गई है। हमें उसे तुरंत यहां से ले जाना होगा। तभी सांवला आदमी उठा और चिल्लाया, तुम उसे नहीं ले जा सकते, वह प्रकाश की है। होम्स ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। प्रकाश? तुम उसे अंधेरे में ले जा रहे थे? उसने सांवले आदमी का नकाब उतारा। नीचे एक अधेड़ उम्र का चेहरा था, आंखों में पागलपन और होंठों पर एक क्रूर मुस्कान। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं एलन, उसने कहा, ऑर्डर ऑफ साइलेंट लाइट का पुजारी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, होम्स ने कहा। वॉटसन, इससे बांधो। हमने एलन को बांधा और एलिस को लेकर गांव की ओर चल पड़े। पंथ के बाकी लोग धुएं और अंधेरे में भाग गए। गांव पहुंचकर हमने एलिस को एक स्थानीय डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि एलिस को एक शक्तिशाली नशीली जड़ी बूटी दी गई थी, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। कुछ घंटों बाद एलिस की आंखें खुली। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। तुम सुरक्षित हो? एडवर्ड ने उसे गले लगाते हुए कहा। होम्स ने एलिस से पूछा, ओई, एलन ने तुम्हें कैसे फंसा? एलिस ने धीरे से कहा, वह मेरे सपनों में आता था। उसने कहा, मैं खास हूं कि मेरी आत्मा को जागृत करना है। उसने मुझे किताबें दी, प्रतीक दिखाए। मैं मैं उस पर भरोसा करने लगी। वह एक धोखेबाज था, होम्स ने कहा। उसने तुम्हारे डर और जिज्ञासा का फायदा उठाया। पुलिस को बुलाया गया। एलन को हिरासत में लिया गया और उसके ठिकानों की तलाशी में ऑर्डर ऑफ साइलेंट लाइट के कई और सदस्य पकड़े गए। यह पंथ सालों से युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था, उन्हें जागृत आत्मा का लालच देकर अनुष्ठानों में बलिदान के लिए तैयार करता था। वापसी बेकर स्ट्रीट लौटने पर मैं और होम्स फिर से 221 बी की आग के सामने बैठे। बाहर वही कोहरा था, वही ठंड, लेकिन मेरे मन में एक सुकून था। होम्स, मैंने कहा, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। वह हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, कुछ भी असंभव नहीं होता जब आप तथ्यों को देखते हैं। लोग अंधविश्वास और डर से जाल बुनते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा साधारण होती है। मैंने चाय का घूंट लिया और सोचा, शायद सच्चाई साधारण होती है, लेकिन उसे ढूंढने वाला आदमी शर्लॉक होम्स साधारण से बहुत दूर था।
8 अगस्त 2025 की वह रात मेरे लिए एक ऐसी स्मृति बन गई जो मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो चुकी है। ससेक्स के उस पुराने गिरजाघर की ठंडी भारी हवा, जंगल की रहस्यमयी सरसराहट और शर्लॉक होम्स की तीक्ष्ण बुद्धि ने मिलकर एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी से जुड़ा था, बल्कि एक पूरे गांव को अंधेरे में डुबोने की साजिश थी। यह कहानी थी नवचेतना संघ की, एक ऐसे संगठन की जो आध्यात्मिकता के मुखौटे में लोगों के मन को जकड़ रहा था। और इस कहानी का नायक था शर्लॉक होम्स, वह व्यक्ति जिसके लिए कोई रहस्य अनसुलझा नहीं रहता। हम उस संकरे अंधेरे गलियारे में खड़े थे, जहां हवा में सीलन और जले हुए पदार्थ की गंध थी। शर्लॉक होम्स की नजरें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे वह दीवारों के पीछे छिपे सच को देख सकता हो। लोहे का वह दरवाजा, जिस पर कोई ताला नहीं था, हमारे सामने खुला था। होम्स ने सांस भरकर उसे खोला और जो दृश्य सामने आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के बीच में एक लकड़ी का मंच था जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। वही त्रिकोण, आंख और पंख जो अब हमारे लिए एक भयावह संदेश बन चुके थे। दीवारों पर कपड़े की धारीदार परतें लटकी थीं, शायद किसी अनुष्ठान का हिस्सा। चार कोनों में मोमबत्तियां जल रही थीं, उनकी मध्यम रोशनी कमरे को और रहस्यमयी बना रही थी। और फिर मेरी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां जंजीरों से बंधी बेसुध पड़ी थी एलिस। उसका चेहरा पीला था, आंखें बंद और सांसें धीमी। एलिस, मैंने फुसफुसाया। वॉटसन, होम्स ने तेजी से उसकी ओर लपका। उसने उसकी नब्ज टटोली। वह जिंदा है, नब्ज चल रही है। भगवान का शुक्र है। मैंने राहत की सांस ली। हम समय पर आ गए। होम्स ने जंजीरों को खोलने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। हमने पलटकर देखा। एक लंबा सांवला व्यक्ति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था, वही जिसका जिक्र ट्रेडिंग शॉप के मालिक ने किया था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा। होम्स ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, और तुमने जो किया वह भी नहीं होना चाहिए था। तुमने एलिस का अपहरण किया, उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया और एक अमानवीय अनुष्ठान के लिए बलि का पात्र बनाना चाहा। आदमी ने गुस्से से दांत पीसे। तुम नहीं समझते। यह जागरण था, पुनर्जन्म का रास्ता। यह पागलपन है, मैंने चिल्लाया। हम एलिस को यहां से ले जा रहे हैं। वह हम पर झपटा, लेकिन होम्स पहले से तैयार था। उसने अपनी छड़ी से उसके हाथ पर तेज प्रहार किया। मैंने पीछे से लपक कर उसे काबू में लिया और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। होम्स ने पास की मेज पर पड़ी चाबी उठाई और एलिस की जंजीरें खोल दीं। एलिस अब भी बेसुध थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। हमने उसे सावधानी से उठाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़े। क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने हाँफते हुए पूछा। नहीं, वॉटसन, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। यह पूरा संगठन एक आदमी का काम नहीं हो सकता। हमें असली सूत्रधार को ढूंढना होगा। लेकिन पहले एलिस को सुरक्षित बाहर ले चलें। हम गिरजाघर से बाहर निकले। सूरज डूब चुका था, लेकिन पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। उसकी रोशनी में जंगल की परछाइयां और भी रहस्यमयी लग रही थीं। हमने एलिस को गांव के छोटे से डिस्पेंसरी में पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उसे नशीली जड़ी बूटी दी गई थी, जिसके कारण वह बेसुध थी। वह ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। हम बाहर इंतजार करने लगे। होम्स अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब दिखती थी जब वह किसी रहस्य की आखिरी परत को खोलने के करीब होता था। मैंने एलिस की ओर देखा, जो अब गहरी नींद में थी। उसका चेहरा थकान और डर से भरा था, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। करीब 2 घंटे बाद एलिस की पलकें फड़कीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज कमजोर थी। तुम सुरक्षित हो एलिस? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसका हाथ थामा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या तुम बता सकती हो उस रात क्या हुआ था? एलिस ने कांपते हुए शुरू किया। मैं बगीचे में थी। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। शायद उसमें कोई दवा थी। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अंधेरी जगह में थी।
वे लोग अजीब बातें कर रहे थे, जैसे कोई अनुष्ठान होने वाला हो। एलन को देखा था तुमने? होम्स ने पूछा। हाँ, एलिस ने हिचकते हुए कहा, लेकिन वह अजीब था। उसकी आंखें डरावनी थीं, जैसे कोई और हो। उसने मुझे पहचाना नहीं, या शायद अनजान बन रहा था। होम्स ने मेरी ओर देखा। वॉटसन, यह मामला सिर्फ मानसिक अस्थिरता का नहीं, एलन को भी नियंत्रित किया गया था, और अब हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने यह सब रचा। हम एलन के घर पहुंचे। वह पुराना ईंटों का मकान जंगल की झाड़ियों से घिरा था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। एलन, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। हम धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में बिखरी किताबें, आधी पी हुई शराब की बोतल और टूटी कुर्सी बता रही थी कि एलन मानसिक तनाव में था। नीचे नहीं है, होम्स ने कहा। ऊपर चलो। हम सीढ़ियां चढ़ते। एलन का कमरा आधा खुला था। अंदर वह बिस्तर पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखें लाल। मुझे पता था तुम आओगे, उसने धीमी आवाज में कहा। तो सब बता दो एलन, होम्स ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने एलिस के साथ क्या किया और क्यों? एलन का चेहरा दर्द से भर गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनके झांसे में आ गया था। वे कहते थे मुझे शांति मिलेगी, एक नई ऊर्जा। मैंने कभी नहीं सोचा कि वे एलिस को उठा लेंगे। कौन लोग? मैंने पूछा। वे खुद को नव चेतना संघ कहते थे, एलन ने कांपते हुए कहा। जंगल में उनकी बैठकें होती थीं। वे कहते थे आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। मैं टूट चुका था। एलिस को खोने का डर मुझे पागल बना रहा था। होम्स ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें नशीली चीजें दी गई थीं, है ना? एलन कांप गया। हां, वे कहते थे यह ध्यान के लिए है, लेकिन हर बार मेरे मन में काले विचार भर जाते थे। मुझे कुछ याद नहीं रहता था। होम्स ने वह धातु का टुकड़ा निकाला। यह क्या है? एलन ने उसे देखकर सिहर उठा। यह उनका प्रतीक है। उनके खास लोगों को पहनाया जाता था। अब यह तय हो गया वॉटसन, होम्स ने कहा। यह कोई छोटा अपराध नहीं। यह एक गुप्त संगठन है, और यह गांव इसकी परछाई में दबा हुआ है। एलन ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मेरे कारण कुछ हुआ तो। तुमने गलती की, होम्स ने कहा, लेकिन अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। हमें उस जगह ले चलो जहां उनकी बैठकें होती थीं। सुबह होने से पहले हम तीनों, होम्स, मैं और एलन, जंगल के दक्षिण पश्चिम में शिला पहाड़ियों की ओर बढ़े। एलन ने बताया कि उसे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया था, लेकिन मिट्टी की गंध, पेड़ पौधों की पहचान और दूर से आने वाली घंटियों की आवाज ने उसे रास्ता याद रखने में मदद की थी। हम एक परित्यक्त मंदिर जैसे ढांचे पर पहुंचे। पत्थरों से बना, समय और मौसम की मार झेला हुआ। जमीन पर ताजा पैरों के निशान बता रहे थे कि यहां हाल में कोई आया था। होम्स ने दीवारों को टटोला। यह दीवार खोखली है, उसने कहा। थोड़ी देर में उसने एक पत्थर हटाया और एक संकरी सुरंग खुल गई। हम अंदर दाखिल हुए। सुरंग के अंत में एक खुला सभास्थल था। दीवारों पर वही प्रतीक, बीच में एक लकड़ी की वेदी और चारों ओर धातु के टुकड़े। तो यही उनका मुख्य केंद्र है, होम्स ने बुदबुदाया। यह वेदी अनुष्ठानों के लिए है, लेकिन सवाल है क्यों? तभी एक हल्की आहट हुई। हम छिप गए। दो लोग काले कपड़ों और नकाबों में अंदर आए। होम्स ने मेरी ओर देखा। वॉटसन, अब असली मास्टर को ढूंढने का वक्त है। हम उनकी बातें सुनने लगे। गुरुजी आज रात आएंगे, एक ने कहा। शुद्धिकरण होगा? लड़की अभी होश में है, दूसरे ने पूछा। हां, लेकिन ज्यादा देर नहीं बचेगी, पहला बोला। होम्स की आंखें सिकुड़ी। जैसे ही वे आगे बढ़े, होम्स ने हमें इशारा किया। हम वेदी की ओर बढ़े। तभी आधी रात को एक औरत और चार नकाबपोश लोग अंदर आए। उनके बीच एक लंबा व्यक्ति था, सुनहरे मुखौटे में। शुद्धिकरण शुरू हो, उसने गूंजती आवाज में कहा। होम्स ने तुरंत एक धुआं बम फेंका। कमरा धुएं से भर गया। स्कॉटलैंड यार्ड, होम्स ने चिल्लाया। पुलिस, जिसे उसने पहले से बुला रखा था, अंदर घुसी। हड़कंप मच गया। गुरुजी ने भागने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसे दबोच लिया। उसका मुखौटा उतारा गया। हम सब दंग रह गए। वह गांव का डॉक्टर विलियम था, वही जिसने एलिस की देखभाल की थी। तुम, मैंने चौंक कर कहा। विलियम ने क्रूरता से मुस्कुराया। लोगों के मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा नशा है, डॉ।
वॉटसन और इस गांव के टूटे हुए लोग मेरे साधन थे। अब तुम्हारी साधना जेल में पूरी होगी, होम्स ने ठंडी आवाज में कहा। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। नवचेतना संघ का पर्दाफाश हो चुका था। अगले दिन गांव के सामुदायिक भवन में लोग एकत्र हुए। मुखिया, बुजुर्ग और पुलिस प्रमुख ने हमें बुलाया। श्रीमान होम्स, आपने यह सब कैसे समझा? एक वृद्ध ने पूछा। होम्स मंच पर चढ़े। उनकी आंखों में वही तेज था। यह मामला बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर से पेचीदा। एलिस का गायब होना कोई साधारण अपहरण नहीं था। उसका कमरा बंद था, कोई संघर्ष के निशान नहीं। लेकिन वह धातु का टुकड़ा, उसने जेब से उसे निकाला, एक गुप्त संगठन की ओर इशारा करता था। एलन पहला शिकार था जिसे नशे और छल से तोड़ा गया, और विलियम गांव का सबसे विश्वसनीय चेहरा इस साजिश का मास्टरमाइंड था। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। लोग होम्स को नायक की तरह देख रहे थे। बेकर स्ट्रीट लौटकर हम फिर 221 बी की आग के सामने बैठे। होम्स, मैंने कहा, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। वह हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, यह सिर्फ तर्क और अवलोकन है। हर रहस्य अपनी परतें खोलता है, बस उन्हें सही क्रम में हटाना होता है। मैंने चाय का घूंट लिया और सोचा, शर्लॉक होम्स के लिए शायद यह सच था, लेकिन उसके बिना यह गांव और एलिस कभी उस अंधेरे से बाहर ना आ पाते। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई, शर्लॉक होम्स की तीक्ष्ण बुद्धि, रहस्यों की परतें और वह अंतिम खुलासा जो हर बार आपको चौंका देता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों और एडवेंचर्स की अपडेट्स सबसे पहले पाएंगे। बस नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन एक्टिवेट करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शुक्रिया, और मिलते हैं अगली कहानी में।